सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और जिसका नाम टेनला प्लेटफॉर्म्स है। तो करते हैं इस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस। तो सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। जो इस कंपनी का बिजनेस है वो क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस का है और क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस ये कंपनी दो चीजों के थ्रू करती है। नंबर 1 एंटरप्राइजेस को देती है और नंबर 2 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। अगर क्लाउड का आपको सेंस नहीं पता है तो क्लाउड क्या होता है, जहां पर कि जो डेटा को सेव किया जाता है और क्लाउड पे जो डेटा सेव होता है उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे जीमेल भी एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है। तो जीमेल पे अगर आपकी कोई मेल पड़ी हुई है उसको विद द हेल्प ऑफ आईडी और पासवर्ड आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में इनके जो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं और जो ये एंटरप्राइजेस को देते हैं सर्विसेज, उसमें जो एक सर्विस है वो A2P मैसेजिंग की सर्विस है। A2P मैसेजिंग क्या हुआ, एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग करना, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू एप्लीकेशन यानी मोबाइल पर मैसेजेस भेजे जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा व्हाट्सएप पे एक ब्लू टिक करके मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं ना कंपनीज के, वही A2P मैसेजिंग होता है। और वॉइस सर्विसेज, कई बार आपको कॉल्स वगैरह भी आते होंगे, कंप्यूटराइज आवाज आती होगी, उस पर वॉइस वगैरह आती होगी, तो वो वॉइस सर्विसेज इस तरह की ये भी देते हैं ये। उसके बाद IoT सॉल्यूशंस। IoT सॉल्यूशंस क्या है कि एक डिवाइस से डिफरेंट तरह की डिवाइस पर अपना मैसेजेस वगैरह या इंफॉर्मेशन को शेयर करना, जैसे मोबाइल के थ्रू लैपटॉप वगैरह पे मैसेज भेजना IoT सॉल्यूशंस में आ जाता है। या जो जैसे मान लो डिफरेंट चैनल्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तीनों के जो मैसेजेस को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना, यानी डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेशन करना डिफरेंट डिवाइसेस पर, तो वो IoT सॉल्यूशंस हो गया। अगर इसका प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस का देखें तो इसका एक जो प्लेटफॉर्म है वाइजली, जिसको ये CPaaS के रूप में कम्युनिकेशन के रूप में यूज करते हैं। जैसे CPaaS मतलब कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस देते हैं फॉर ओमनी चैनल कम्युनिकेशंस के लिए, यानी डिफरेंट चैनल्स कम्युनिकेशंस के लिए। यानी फेसबुक से अगर इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेट करना, इंस्टाग्राम से अगर किसी और मैसेजिंग करनी है, तो वो डिफरेंट ओमनी चैनल्स मतलब डिफरेंट चैनल्स, या जीमेल पे कम्युनिकेट करना, तो इस तरह से। उसके बाद में ये क्या करते हैं, जो TrueBlock नाम का इसका एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो कि एक स्पैम प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म है। और तीसरा ये वाइजली ATP इनका जो तीसरा प्लेटफॉर्म है, जो कि एक एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म है। AI और मशीन लर्निंग से बना हुआ एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के साथ में तो इन्हें पार्टनरिंग भी की हुई है गूगल और व्हाट्सएप के साथ में। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन आता है मैसेजिंग में, तो इसका मतलब है आपका मैसेज पूरी तरह से 99.9% सेफ है, उस पर कोई किसी तरह का कोई साइबर अटैक करके उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उसका ये सेंस होता है। उसके बाद में ये 2000 से ज्यादा एंटरप्राइजेस को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और इनकी सर्विसेज को देने में इनके पास में बड़े ग्लोबल जाइंट्स भी इनके जो क्या कहते हैं क्लाइंट्स हैं, जिनमें गूगल भी है, मेटा भी है, ट्रूकॉलर भी है। उसके अलावा इनकी कई सारी सब्सिडरीज भी हैं, जैसे कैरिक्स नाम की भी है एक सब्सिडरी जिसमें कैरिक्स मोबाइल नाम से। उसके बाद में दूसरी सब्सिडरी इनकी टेनला डिजिटल लैब्स नाम से भी है। उसके बाद में इनका जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो यूके में, दुबई में। और उसके बाद में इनका जो सबसे बड़ी जो इनकी बिजनेस में प्रॉब्लम है वो है क्या है कि जो प्राइसिंग प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। ये अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट नहीं कर पाते। जैसे आपको पता है कि ये एक ना मिड कैप कंपनी है, यानी 6500 करोड़ 6500 करोड़ की कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है। जो इसके कॉम्पिटिटर्स है वो इसकी तुलना में बहुत बड़े हैं। जैसे इसका एक कॉम्पिटिटर है सिस्को है, बहुत बड़ा है, या AWS जो Amazon वेब सर्विसेज है वो बहुत बड़ा है, रूट मोबाइल बहुत बड़ा है, गपशप बहुत बड़ा है,
जो ये आईटी कंपनीज होती है ना, इनमें टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन बहुत होता रहता है। टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या होता है कि इन्हें अपने आप को बहुत अपडेट करके रखना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज हर साल नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है। तो इनको क्या एआई और मशीन लर्निंग वगैरह पे भी ये कंपनी इसलिए रेगुलर इन्वेस्ट करती रहती है। उसके बाद में क्या है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले बिजनेस को बढ़ा रही है अपने। क्यों बढ़ा रही है? जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला इसका बिजनेस है 9% कंट्रीब्यूट करता है, और जो प्लेटफॉर्म जो एंटरप्राइजेस वाला बिजनेस है इसका, वो लगभग 91% मतलब कंट्रीब्यूट करता है। और जो एंटरप्राइजेस वाला बिजनेस है उसमें क्या होता है कि जब आप एंटरप्राइजेस को अपनी कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस मतलब सर्विसेज देते हो, तो वो जो पेमेंट है बहुत देर में करते हैं, जिससे इस कंपनी के अंदर जो कैश फ्लो क्रंच बहुत है, कैश फ्लो भी नेगेटिव है, जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल है, पैसा बहुत देर में आ रहा है। जब कंपनी के गल्ले पर ही पैसा नहीं होगा तो बिजनेस आगे बढ़ेगा कैसे? तो वो चीज बहुत है इसके अंदर। इवन जब ये प्राइसिंग प्रेशर बहुत है इसके पास में, ग्लोबल जायंट के साथ में जब ये कंपीट कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, इसका इबिटा मार्जिन से नीचे चले जा रहे हैं, इबिटा मार्जिन से नेट प्रॉफिट नीचे चला जा रहा है, जिससे कंपनी का स्टॉक का प्राइस कुछ खास मूवमेंट नहीं कर पा रहा। क्योंकि ये कंपनी जो आईटी कंपनीज होती है उनको बहुत अपडेशन की जरूरत होती है। वैसे तो सारी मतलब सब कुछ अच्छा ही कर रही है कंपनी, जैसे एक्विजिशन वगैरह कर रही है, या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बूस्ट कर रही है, और एआई और मशीन लर्निंग वगैरह पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रही है। बट जो चीज है कि इनको इबिटा मार्जिन जब तक इनके बढ़ेंगे नहीं, तब तक इनका नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। और जब तक ये एक ही मतलब जो इनका ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है 9% कंट्रीब्यूट कर रहा, अगर ये एनहांसमेंट होगा तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले से क्या होता है कि जो कैश है वो जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टर्म में ही आ जाता है। एंटरप्राइजेस इतनी आसानी से कैश नहीं देते, वो पेमेंट इतनी आसानी से नहीं करते, उनकी पेमेंट बहुत लेट होती है। अगर ओटीटी वाला इनका बढ़ जाता है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगता है, फिर ये कंपनी एक स्टेबल लेवल पे आ जाएगी। वैसे कंपनी थोड़ा सा काफी क्लैश मतलब संघर्ष कर रही है काफी, बट कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है। बट थोड़ा ये जो एबिटा मार्जिन्स है और ये जो कैश फ्लो का चक्कर है, ये थोड़ा सा कंसर्न वाला विषय है बस इस कंपनी में। तो करते हैं इस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन। सो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। इसमें मैं फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस तीनों करूँगा। और ये जो कंपनी है क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। तो करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले चल लेते हैं इसके मार्केट कैप पर। तो अगर मार्केट कैप को अगर देखें इसके, तो 6,523 करोड़ का है, एक मिड कैप कंपनी है ये। उसके बाद में अगर स्टॉक का पीई देखें तो 12.50 है, और जो इंडस्ट्रियल पीई देखें वो 30.80 का है। यानी कि जो ये कंपनी है इंडस्ट्री की तुलना में अंडर वैल्यूड है, अभी अंडर वैल्यूड कंपनी है, ठीक है जी, क्योंकि इसका जो पीई है वो इंडस्ट्रियल पीई से कम है। उसके बाद में ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 38.30 का है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। जो ROE है वो 31.7 का है, विच इज़ ऑल्सो गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। डेट इक्विटी, कर्जा है नहीं कंपनी के ऊपर, 0.03 का है, डेट फ्री है पूरी तरह से कंपनी। रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखें तो 20.2, वो भी बहुत अच्छे हैं कंपनी के। और पैग रेशो भी देखें वो भी 0.14, बहुत अच्छा है। प्लज कुछ है नहीं। बुक वैल्यू 157 की है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.07 की है, यानी बुक वैल्यू के 3 टाइम्स पर जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। यानी 450, अगर 157 का 3.09 से मल्टीप्लाई करें उसे, तो आपका करंट प्राइस आ जाएगा। जब कंपनी इतनी सही है तो कंपनी में कमी क्या है, क्योंकि ये कई टाइम से ना डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है कंपनी के अंदर। वैसे फंडामेंटल्स अमेजिंग जिसे बोलते हैं कंपनी के, अमेजिंग। कभी भी इस तरह की जो कंपनियां हैं ना, कभी भी उनके दिन फिर सकते हैं। तो फंडामेंटल्स यहाँ तो बहुत अच्छे हैं।
कंपनी के, अगर कंपनी का थोड़ा 50 DMA और 200 DMA पर यानी मोमेंटम वगैरह देखें तो यार कंपनी 50 DMA से भी नीचे है, इसका जो लाइन है प्राइस लाइन, और 200 DMA से भी नीचे है, यानी कि इसमें मोमेंटम अभी है नहीं स्टॉक के अंदर। उसके बाद में PE वगैरह देखें, इसका जो 1 साल का PE है वो लगभग 20 का है, 20 का था 1 साल में जो मीडियन PE था, और अभी इसका 12 का चल रहा है, यानी कि मीडियन PE के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं अगर कंपनी को, तो तब भी ये अंडर वैल्यूड शो हो रहा है। यानी कि इंडस्ट्रियल PE से कंपेयर कर रहे हैं तब भी अंडर वैल्यूड, मीडियम PE से कंपेयर कर रहे हैं तब भी अंडर वैल्यूड है कंपनी। और पीयर कंपैरिजन यानी कि इनकी कंप्यूटर कंपनी से कर रहे हैं अगर इसको कंपेयर, तो जैसे इसका टेनला का 12 है तो 12 से सारे ऊपर के हैं, यानी कि अगर पीयर कंपनी चाहे कोफोर्ज है, ऑरेकल है, केपिट है, टाटा एलेक्सी है, टाटा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये सारी कंपनियां जो है इनके हायर PE हैं, तो ये कंपनी जो है कंप्यूटर के साथ में भी अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे भी ये अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। उसके बाद में क्या है, अगर इसके OPM की बात की जाए तो OPM लगभग 2% घटा है, लगभग 18 से 19 हुआ, 19 से 17 हुआ है इसका, ठीक है जी, OPM परसेंटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। बाकी इसका जो नेट प्रॉफिट है ना वो काफ़ी घटा है, मतलब कुछ खास बढ़ा नहीं है, और 448 से 548, 548 से 520 रह गया है, यानी कि नेट प्रॉफिट घटा है कंपनी का, ठीक है जी। और जो कैगर भी है कंपनी, मतलब कुछ खास बना नहीं रही है 1 साल से और 3 साल से भी, -31 है 3 साल से, 1 साल से -48 है, और 5 साल में वैसे इसने 52% का एवरेज रिटर्न दिया है, जो कैगर से पता चल रहा है। उसके बाद में अगर इसकी बैलेंस शीट वगैरह को देखें तो बैलेंस शीट में जो CQIP है वो कंपनी कुछ खास कर नहीं रही है। कर क्यों नहीं रही है, कहीं इसका कैश फ्लो तो नेगेटिव नहीं है, वो देख लेते हैं, क्योंकि 64 से 101 हो गया, 101 से खाली 2 करोड़ तक रह गया इसका CWIP जो है। उसके बाद में अगर रिजर्व्स वगैरह को देखें, वैसे तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है फंडामेंटली, रिजर्व्स वगैरह काफ़ी है, 1928 करोड़ से 2098 करोड़ काफ़ी पड़े हुए हैं इसके पास में, और बोरोइंग बहुत कम है 75-70 करोड़ की, मतलब कमा तो रही है कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है इसका, 278 करोड़ से -151 और -44 करोड़ है, तो कैश फ्लो नेगेटिव है, यानी कि धंधे में पैसा बच नहीं रहा है गल्ले पे। कंपनी प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं कर रही है, एक एवरेज सा प्रॉफिट कर रही है, और कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो नहीं है। और उसके बाद में अगर इसका कैश कन्वर्टिंग साइकिल भी देखें तो वो भी बढ़ रखा है, यानी जो इसका पैसा वगैरह आता है, ये जो 1 मिनट इसको ऐसे देख लेते हैं, जो ये अपनी सर्विसेज वगैरह देते हैं तो उसका पैसा पहले आ रहा था 64 दिन में, उसके बाद 62 दिन में, उसके बाद हो गया 78 दिन में। कैश कन्वर्टिंग साइकिल भी इसका बढ़ता जा रहा है। कैश कन्वर्टिंग साइकिल से बढ़ने से क्या होता है, अगर पैसा देर में मिले, जो देखो मैंने जैसे इसका बताया था ना, अभी पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल ठीक है, जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 44% तक है, और जो अपना FIIs है वो वैसे 14 से 12-48 हो गए हैं, 2% घट गए हैं, और जो DIIs भी हैं वो 0.79 से 0.46 हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा DII का स्टेक भी घटा है, और पब्लिक इसमें 2% बढ़ गई है, ठीक है जी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है इसका कुल मिलाकर। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो यही है मेरा थोड़ा कहना इस कंपनी के बारे में, बिकॉज ये जो कंपनी है फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग है। कंपनी एक तो कैश फ्लो के लेवल पे, यानी कि जो इसका एंटरप्राइज वाला बिजनेस, 2 तरह के बिजनेस है ना, एक एंटरप्राइज वाला, एक प्लेटफॉर्म वाला। एंटरप्राइजेस वाला बिजनेस 91% कंट्रीब्यूट करता है, और एंटरप्राइजेस वाले बिजनेस में पैसा लेट आता है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हो ना, तो ऑर्गेनाइजेशन इतनी आसानी से पैसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें मोटा पैसा देना पड़ता है।
कमाई भी मोटी है, लेकिन बाद में, बहुत बाद में पैसा आता है, जिससे इनके पास में कैश क्रंच बहुत बना हुआ है, यानी कि गल्ले पर पैसा बच नहीं रहा है इतना ज़्यादा। ठीक है जी, एक तो ये रीज़न है। दूसरा, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट इस वजह से भी नहीं हो पा रहा, जो इसके इबिट्टा मार्जिन्स हैं, यानी कि जो कामकाजी मुनाफा है, वो कहीं ना कहीं पे लैग कर रही है कंपनी। उसकी भी परसेंटेज लगभग पहले 22 थी, 18 थी, फिर 19 थी, फिर 17% ओपीएम मार्जिन की परसेंटेज इतनी हो गई है। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी इसका घटा है, जिसकी वजह से भी अच्छा नहीं कर पा रहा। कैगर बाकी है ही, इसका नेगेटिव ही था। उसके अलावा क्योंकि ये जो कंपनी है ना, इसके जो कॉम्पिटिटर प्राइस पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मार्केट है। जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो अच्छा प्राइस दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही। इसको अपने एबिटा मार्जिन घटाने पड़ रहे हैं, वहाँ वो मार्जिन घटा रही है, तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव हो जा रहा है या कम प्रॉफिट में काम कर रही है। तो ये सारा इसके साथ हुआ पड़ा है। वैसे इस चीज़ को कवर करने के लिए इन्होंने जो अपना प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है ना, जो 9% कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसको ये बढ़ा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरा, ये जो इंडस्ट्री होती है, इसमें क्या होता है, जो आईटी इंडस्ट्रीज़ है, इसमें अपडेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट करते रहो, तो वो भी कंपनी कर रही है। और कंपनी जैसे एक्विजिशन वगैरह भी किए इन्होंने, कैरिक्स नाम की जो कंपनी है क्या, और जो इनका टेनला डिजिटल लैब्स वगैरह है, वो भी इनके एक्वायरिंग की हुई सब्सिडरीज ही हैं। तो अच्छा है, आगे अच्छा कर सकती है कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर करते हैं इसके ये ट्रेंड एनालिसिस की बात। तो एक दिन में तो कुछ खास दिया नहीं है, एक महीने में थोड़ा बियरिश है। ठीक है, उसके बाद में एक मंथ में भी ये बियरिश ही है। उसके बाद में अगर हम देखें तो 3 महीने में भी ये बियरिश ही है। उसके बाद में हम देखें 6 महीने में भी ये बियरिश ही है, यानी 6 महीने में भी बनाया नहीं है कंपनी ने। 1 साल में बियरिश, 3 साल में बियरिश, 5 साल में थोड़ा सा रिटर्न बनाया है, जिसे आप देख सकते हो 774% का रिटर्न है। यानी कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में अभी इसका कुल मिलाकर बियरिश ही है। अभी कुछ खास मूवमेंट है नहीं, बट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। देखते हैं फिर शॉर्ट टर्म और इसमें टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या बताते हैं। देखो, इसका जो प्राइस है वो 484.55 रुपीज़ पे चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो सपोर्ट भाई इसका कुछ बचा नहीं है, सबसे नीचे पहुंच गया है, क्योंकि 484 बहुत नीचे पहुंच गया है इसका। ठीक है जी, उसके बाद में 484 के बाद में इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है, टारगेट लेवल, अगर ये क्रॉस करेगी, कुछ अच्छा होता है अगर इसमें, तो 795 रुपये का है। उसके बाद में दूसरा जो लेवल है वो 1120 रुपये का है। ठीक है जी, उसके बाद में अगर इसके हम 20 DMA वाली लाइन देखें तो उससे नीचे प्राइस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी ना अभी कोई मोमेंटम है नहीं इसमें। RSI अगर स्ट्रेंथ वगैरह देखें तो स्ट्रेंथ वगैरह भी उसके अंदर कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। 35.53 है, स्ट्रेंथ नहीं है। अगर रिवर्सल देखें तो थोड़ा क्रॉस तो कर रही हैं MACD में, बट जहां यार एक इंडिकेटर के कंफर्मेशन के बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जहां हमें चारों तरफ से एक ही सिग्नल मिले ना, अलाइन हो सारे जो डिसीजंस हैं, जो सारे सिग्नल्स हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं। थोड़ा दिख रहा है क्रॉस होता हुआ, ऊपर को जाता हुआ, बट ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जैसे ही ऊपर को जाए, जितना ऊपर को जाएगी उससे प्राइस बढ़ता है, जितना नीचे को जाएगी उससे प्राइस घटता है। तो अभी बियरिश ही है, कुछ खास है नहीं। तो ओवरऑल मेरा जो स्टॉक के बारे में यही कंक्लूजन है कि इसको अपने इबिट्टा मार्जिन्स और जो इनका काम है उसको, जो टाइम पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपडेशन वगैरह करने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू ये कुछ अच्छा कर पाएँ। बाकी जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, बट देखते हैं कि अपने जो प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है उसको बढ़ा पाती है नहीं पाती। अगर उसको बढ़ा पाती है तो कंपनी के दिन फिरेंगे, मल्टी बैगर स्टॉक है, इतना मैं कह देना चाहता हूँ इसके बारे में, खुला कह देना चाहता हूँ, कोई ये नहीं कि कंफ्यूज करने वाली बात। मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है और बनेगा एक दिन, उस दिन मेरी मतलब ये बात आपको याद आएगी। सो थैंक यू सो मच। अगर
और यार अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो और हिट द बेल आइकन सो डैट कि रेगुलर बेस पर मेरी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। और साथ चाहिए मुझे आपका, अगर जो भी आपकी प्रॉब्लम है स्टॉक से रिलेटेड कि इस स्टॉक से रिलेटेड या किसी भी और स्टॉक से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें सो डैट मैं उसे पढूं और फिर उसका एक सॉल्यूशन जनरेट कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि गाइड कर पाऊँ कि करना क्या है। सो थैंक यू।